एक लड़की चलती ट्रेन से गायब हो गई थी। चूँकि लड़की जो है चलती ट्रेन से गायब हुई थी, तो ये पुलिस वालों के लिए एक केस बन गया था और ये केस बनने के कारण अब उस केस को पुलिस वालों को ही सुलझाना था। एक शहर से लेकर के दूसरे शहर तक पुलिस वाले उस लड़की को ढूंढते रहे। साथ ही करीब 300 से 400 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को भी छाना गया, फिर भी 12 दिनों तक लड़की का कोई पता नहीं चला। और लड़की का जब पता चला तो पुलिस वाले भी हैरान हो गए कि आखिर एक लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, एक लड़की होती है जो सिविल जज बनने के लिए सपना पाले हुई थी और वे सिविल जज बनने के लिए कंपटीशन की तैयारी घर से दूर रह करके कर रही होती है। और वे लड़की LLB कर चुकी हुई होती है और उस लड़की ने अपना सारा फोकस जज बनने के बजाय अपने आप को गायब होने में लगा दिया, यानी अपने आप को खुद ही गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए हर एक छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान पर रखा, जिसके कारण 70 पुलिस वाले, 500 से अधिक CCTV कैमरे और 12 दिन का समय लगा, तब जाकर के पुलिस वाले उस लड़की तक पहुंचे। और जब उस लड़की तक पहुंचे तो पुलिस वाले भी हैरान हो गए कि आखिर एक लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना न भूलें, ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे, जिसके कारण हम आप लोगों के लिए इसी तरह से सच्ची कहानियों पर आधारित वीडियो बना करके आते रहें। तो दोस्तों, देर न करते हुए वापस लौटते हैं अपने वीडियो में। दोस्तों, एक लड़की होती है अर्चना तिवारी, जिसके गायब होने पे पिछले कुछ दिनों में पूरा हड़कंप मचा हुआ था। सोशल मीडिया से लेकर के मीडिया तक, देश से लेकर के विदेशों तक उस लड़की की चर्चा हो रही थी कि आखिर वे लड़की गई कहाँ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अर्चना तिवारी की। जैसा कि आप सभी लोग ये जानते होंगे कि अर्चना तिवारी कुछ दिनों से गायब हो गई थी और अंत में काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस वालों ने उसे ढूंढ निकाला। तो दोस्तों, आइए आपको साथ में बताते हैं, जो लोग अर्चना तिवारी केस के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें बताते हैं कि अर्चना तिवारी आखिर है कौन और गायब कैसे हुई थी। तो दोस्तों, बहुत ही संक्षिप्त विवरण हम आपको अर्चना तिवारी का बता रहे हैं। दोस्तों, अर्चना तिवारी एक 29 वर्षीय लड़की रहती है जो मध्य प्रदेश के कटनी की रहने वाली होती है और वे सिविल जज बनने के लिए घर से दूर इंदौर में रह करके तैयारी कर रही होती है, सिविल जज बनने की तैयारी करती है। और पिछले 7 तारीख को वे इंदौर से अपने घर के लिए निकलती है, लेकिन वे घर नहीं पहुंचती है, जिससे घर वाले परेशान हो जाते हैं। और परेशान होने के बाद जीआरपी में उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। दरअसल दोस्तों, अर्चना तिवारी 7 तारीख को ट्रेन पकड़ती है अपने घर कटनी आने के लिए। चूँकि 9 तारीख को रक्षाबंधन होता है, 7 तारीख को वे ट्रेन पकड़ती है। ट्रेन पकड़ने के बाद अपने घर वालों से बात करती है और कहती है कि मैं ट्रेन पकड़ूँ और मैं कल सुबह तक वापस कटनी आ जाऊंगी। चूँकि दोस्तों, बेटी घर आने वाली थी, तो घर के लोग 8 तारीख को सुबह 9 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और तय समय अनुसार ट्रेन कटनी रेलवे स्टेशन पर आती है। उस ट्रेन का स्टॉपेज टाइम कटनी रेलवे स्टेशन पर 5 मिनट का होता है। सभी यात्री धीरे धीरे करके उस कोच से उतर जाते हैं, लेकिन अर्चना तिवारी उस कोच से नहीं उतरती है। और जब तक घर वाले कुछ समझ पाते और घर वाले बाहर खड़ा होकर के अर्चना का इंतजार करते हैं, तब तक ट्रेन तय समय के अनुसार वे जो है कटनी स्टेशन से आगे बढ़ दी होती है। दोस्तों, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं और ये भी उनके दिमाग में आता है
कि हो सकता है अर्चना जो है सो गई हो, इस कारण वे इस ट्रेन से न उतरी हो। उसके बाद दोस्तों अगले स्टेशन पर अर्चना के कुछ रिश्तेदार रहते हैं, घर वाले जो है उनको फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि अर्चना जो है ट्रेन से नहीं उतरी है, ये बोगी नंबर है और ये सीट नंबर है, ज़रा आप देखिए अर्चना कहीं ट्रेन पे तो नहीं, ट्रेन में ही तो नहीं सो गई, आप उसे जगा करके रेलवे स्टेशन पे उतार लीजिएगा और हम लोग उसे लेने के लिए आ जाएंगे। उसके ट्रेन जैसे ही अगले स्टेशन पर पहुंचती है, उसके रिश्तेदार जो होते हैं वे उसी ट्रेन की बोगी और बर्थ पर देखते हैं अर्चना का सामान तो पड़ा रहता है, लेकिन अर्चना उस ट्रेन से गायब रहती है। उसके बाद दोस्तों उसके रिश्तेदार अगल बगल के बैठे यात्रियों से बातचीत करते हैं, तो यात्रियों ने बताया कि हाँ ये लड़की रात को ट्रेन में ही थी और ये इंदौर के बाद नर्मदा नदी पुल तक थी, उसके बाद ये कहाँ गई हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद दोस्तों अर्चना के रिश्तेदार ने अर्चना के घर वालों को सूचना दी और सारा सामान उतार लिया। उसके बाद अर्चना के घर वाले घबराए हुए उस स्टेशन पर पहुंचते हैं और कटनी जीआरपी में आकर के अर्चना की गुमशुदगी की रिपोर्ट जीआरपी में दर्ज करवाते हैं। चूंकि दोस्तों रिजर्वेशन सीट था तो अर्चना का नाम भी लिस्ट में था और घर वाले और रिजर्वेशन चार्ट में अर्चना की चढ़ने की पुष्टि भी टीटी के द्वारा की गई थी। के लिए यह एक केस बन गई और इसे जल्द से जल्द सुलझाना उन लोगों के लिए चुनौती बन गया था और धीरे धीरे ये केस मीडिया में और सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो गई। सभी लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर 29 वर्षीय अर्चना जो ट्रेन में चढ़ी वे गई तो गई कहाँ। उसके बाद दोस्तों जीआरपी और मध्य प्रदेश पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए टीम गठित करने के बाद और बल्कि एक दो लोगों की नहीं बल्कि 70 लोगों की एक टीम गठित की गई, जिसमें जीआरपी की टीम और मध्य प्रदेश पुलिस के भी लोग मौजूद रहे और सभी लोग अर्चना को ढूंढने के लिए लग गए। वे इंदौर रेलवे स्टेशन पर अर्चना ट्रेन में चढ़ते हुए तो दिखाई दे रही थी, लेकिन रास्ते में कहीं भी किसी भी रेलवे स्टेशन पर अर्चना को उतरते हुए नहीं देखा गया था, जिसके कारण पुलिस वाले भी और जीआरपी के लोग भी परेशान थे। आखिर गई तो गई कहाँ अर्चना। और कुछ यात्रियों ने बताया था कि उसे नर्मदा नदी के पास तक देखा गया था। तो पुलिस वाले ये सोचते थे कि अर्चना की सीट जो थी वे एकदम दरवाजे के बगल वाली सीट थी। पुलिस वाले ये सोच रहे थे हो सकता है किसी ने अर्चना को किडनैप तो नहीं कर लिया, और ये भी पुलिस वालों के दिमाग में था कि ऐसा हो सकता हो अर्चना जो है नर्मदा नदी में कूद करके आत्महत्या तो नहीं कर ली। ये भी पुलिस वालों के दिमाग में सवाल चल रहा था। हो सकता है नर्मदा नदी के किनारे अर्चना जो है नर्मदा नदी के किनारे अर्चना जो है दरवाजे के पास खड़ी रही हो और स्लिप करके नर्मदा नदी में गिर गई हो। इन सब सारी पहलुओं पे पुलिस जांच कर रही थी। उसके बाद दोस्तों अर्चना का जो मोबाइल होता है वे नर्मदा नदी के आसपास आकर के बंद हो जाता है। अंतिम लोकेशन नर्मदा नदी के पास ही अर्चना के मोबाइल का मिलता है। तो जीआरपी की टीम और मध्य प्रदेश पुलिस ने एक गोताखोरों की टीम नर्मदा नदी में तलाश के लिए लगाया और ये इस एंगल पे काम किया। हो सकता हो अर्चना जो है या तो आत्महत्या कर ली हो या तो गिर गई हो नर्मदा नदी में। उसके बाद दोस्तों जब गोताखोरों को कुछ मिला नहीं तो उसके बाद इंदौर से लेकर के कटनी तक एक टीम को लगा करके सारे रेलवे लाइन को गहनता से जांच कराया गया कि हो सकता हो अर्चना कहीं ट्रेन से नीचे पटरियों पर गिर गई हो, लेकिन वहां भी अर्चना का कोई सुराग नहीं मिलता है। थक हार करके पुलिस वालों ने अर्चना के नंबर का सीडीआर निकाला। सीडीआर में पता चला वहां भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली। दिन पर दिन एक दिन बढ़ते जा रहे थे। मध्य प्रदेश पुलिस और
जीआरपी की टीम के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था। इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर अर्चना गई तो गई कहाँ, अगर जिंदा है तो वे है कहाँ, और अगर अर्चना मर गई तो उसकी लाश कहाँ है। इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस वाले एक शहर से लेकर दूसरे शहर और दूसरे शहर से लेकर के तीसरे शहर और हर रेलवे स्टेशन पर लगे करीब 500 सीसीटीवी कैमरों को खंगाल डाला, लेकिन फिर भी इसका हाथ जो है वह खाली ही था। उसके बाद दोस्तों पुलिस वालों ने फिर जो है एक बार फिर अर्चना के मोबाइल का सीडीआर निकाला और सही एक नंबर पर गहनता से जब जांच की तो पुलिस वालों के हाथ एक नंबर लगा, जिसे बहुत ढेर तो नहीं लेकिन हाँ 5, 6, 7 तारीख को थोड़ी थोड़ी देर पे उस नंबर पे बार बार कॉल की गई थी और थोड़ी थोड़ी देर बात की गई थी। उसके बाद दोस्तों जब ये नंबर पता किया गया कि ये नंबर है किसका और एक सारांश नाम के युवक का निकला। उसके बाद दोस्तों सारांश को पुलिस वालों ने पूछताछ के लिए बुलाया। सारांश के साथ साथ एक और पुलिस वालों का संदिग्ध नंबर था जिसका नाम राम सिंह तोमर था। राम सिंह तोमर जो होता है वे दोस्तों पुलिस वाले काफ़ी कड़ाई से राम सिंह तोमर के साथ पूछताछ करते हैं। तो राम सिंह तोमर बताता है कि अर्चना से हमारी मुलाकात सिर्फ केस के सिलसिले में हुई थी और अर्चना हमसे टिकट निकालने के लिए कही थी और मैंने टिकट निकाला, और अर्चना कहाँ गई, किससे गई, हमें कोई जानकारी नहीं है। चूँकि पुलिस के भी पास कोई अहम ठोस जानकारी राम सिंह तोमर के खिलाफ नहीं थे, इस नाते पुलिस जो है राम सिंह तोमर को छोड़ देती। पुलिस पूछताछ करती है तो सारांश कहता है कि मैं नहीं जानता हूं कि अर्चना गई तो गई कहाँ। बाद जब पुलिस की टीम ने सारांश के सामने अर्चना का कॉल डिटेल और सारांश के नंबर पर हुई बात का रखा और कहा कि बताओ तुम हत्या करके अर्चना की लाश कहाँ छुपाए हो। उसके बाद दोस्तों सारांश जो होता है वह घबरा जाता है और वह कहता है कि मैं अर्चना के बारे में नहीं जानता हूं। उसके बाद जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है और कहती है कि तुमने अर्चना का किडनैप किया या तो हत्या कर दी, तुम बताओ अर्चना गई तो गई कहाँ। और जब काफ़ी कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो सारांश जो होता है वह दोस्तों टूट जाता है और कहता है कि अर्चना का न तो हत्या हुआ, न तो अर्चना आत्महत्या की, अर्चना जहाँ भी है वे सुरक्षित है। ये सब सुनने के बाद पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अर्चना है कहाँ, अर्चना को तुमने कहाँ छुपा के रखा है। उसके बाद दोस्तों सारांश कहता है कि अर्चना को मैंने नहीं छुपाया, बल्कि अर्चना ने खुद ही अपने गायब होने की साजिश रची और वे खुद ही गायब होनी है। तो पुलिस वालों ने जानने की कोशिश की कि आखिर अर्चना क्यों गायब हुई और अर्चना है तो है का। उसके बाद दोस्तों सारांश ने बताया कि अर्चना की शादी अर्चना के घर वाले एक पटवारी से करवाना चाह रहे थे और अर्चना जो है अभी शादी नहीं करना चाह रही थी। इस कारण अर्चना शादी से बचने के लिए अपने गुमशुदगी की प्लान रच डाली। उसके बाद से पुलिस वालों ने डिटेल में जानने का प्रयास किया तो सारांश ने बताया कि अर्चना की शादी के लिए उसके घर वाले उसके ऊपर दबाव बना रहे थे और कह रहे थे कि शादी के बाद भी तुम जज बन सकती हो, इस कारण तुम शादी कर लो। चूँकि अर्चना जो होती है वह पटवारी से शादी नहीं करना चाहती है, तो अर्चना सारांश को और एक तेजेंद्र नाम का कैब ड्राइवर होता है, अगर अर्चना को कहीं दूरी यात्रा करनी रहती थी तो वे तेजेंद्र को ही बुलाती थी। ये दोनों एक ढाबे पे बैठते हैं और गहनता से एक एक बिंदु पे कि आखिर किन किन बिंदुओं पर वे पकड़ में आ सकती है। उसके बाद दोस्तों अर्चना ने ढाबे पे बैठ के ये प्लान बनाया कि हमें सबसे पहले किसी भी सीसीटीवी कैमरे के नज़र में नहीं आना है। उसके बाद हमें किसी भी टोल प्लाजा से नहीं गुजरना है ताकि हमारा चेहरा आ सके। और तीसरी सबसे बड़ी बात,
अर्चना ये कहती है कि सबसे बड़ा दुश्मन ये मेरा मोबाइल है जिससे मैं पकड़ में आ सकती हूँ। उसके बाद दोस्तों वे तीनों बैठ करके एक प्लान बनाते हैं कैसे उसे गायब होना है। और अर्चना बताती है कि 7 तारीख को मैं घर जा रही हूँ, मैं घर के लिए तो निकलूँगी लेकिन मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं रास्ते में ही उतर करके और तैयारी करूँगी। तैयारी करने के बाद घर वाले कुछ दिन खोजेंगे, खोजने के बाद जब वे नहीं पाएंगे तो घर वाले भी खोजना बंद कर देंगे और उसके बाद मैं अपनी तैयारी जारी रखूँगी और जब मैं जज बन जाऊँगी तब घर वालों के सामने आऊँगी। उसके बाद दोस्तों उस काम के लिए सारांश और तेजेंद्र नाम का जो प्लानिंग के हिसाब से और ड्राइवर होता है वो रेलवे स्टेशन पर चढ़ती है, साथ देने के लिए तैयार रेलवे स्टेशन। उसके बाद दोस्तों इटारसी रेलवे स्टेशन पे उतर जाती है। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर में वो इटारसी रेलवे स्टेशन पे क्यों उतरती है। इटारसी रेलवे स्टेशन के पहले उन लोगों को पता था कि ट्रेन जो है इटारसी रेलवे स्टेशन के आउटर पे रुकेगी और वे आउटर पे उतर करके चले जाएंगे और किसी भी कैमरे की नज़र में नहीं आएंगे। सारांश भी उसी ट्रेन में यात्रा कर रहा होता है के बाद और नर्मदा नदी के पास में उसके मोबाइल को सारांश जो है फेंक देता है। उसके बाद दोस्तों इटारसी आउटर पे उतरते हैं, इटारसी आउटर पे उतरते हैं। उसके बाद तेजेंद्र गाड़ी लेकर के खड़ा रहता है, उसी गाड़ी पे सारांश और अर्चना बैठते हैं। बैठने के बाद वे बुरहानपुर होते हुए सुजानपुर पहुंचते हैं और सुजानपुर में एक कमरा किराए पर लेकर के रखा था। 2 दिन वे वहां पर रुकते हैं। जब मीडिया और सोशल मीडिया पे तेजी से अर्चना के गायब होने की खबर फैलती है तो अर्चना घबरा जाती है और वे वहां से निकलने का फैसला लेती है। उसे पता था कि अगर मध्य प्रदेश में रहेंगे कोई न कोई पहचान लेगा और पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। उसके बाद दोस्तों अर्चना जो है किसी तरह से बच के दिल्ली आती है और दिल्ली से वे हैदराबाद चली जाती है। हैदराबाद कुछ दिनों तक रहती है और वह जोधपुर आती है और जोधपुर आकर के सारांश से कहती है कि बताओ ऐसे कैसे मैं भागती फिरूंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद सारांश जो होता है कहता है तुम परेशान मत हो, आ जाओ, मैं तुम्हें नेपाल भेज दे रहा हूँ। नेपाल मेरा एक दोस्त रहता है, वे तुम्हें रहने के लिए व्यवस्था करवा देगा और नेपाल में तुम सुरक्षित रहोगी और वहाँ कोई पहुँच भी नहीं पाएगा। उसके बाद दोस्तों जोधपुर से वे लखनऊ आती है और लखनऊ से इंडो नेपाल बॉर्डर होते हुए वे काठमांडू चली जाती है। काठमांडू में सारांश का दोस्त नागरकोटा नाम का एक युवक होता है। वे जो होता है नागरकोटा उसे होटल में एक कमरा दिलाता है और लोकल नेपाली सिम भी देता है, जिसके जरिए वे सारांश के साथ हमेशा संपर्क में रहती है और जानने की कोशिश करती है कि इंडिया में उसके बारे में क्या हो रहा है। और ये सब बातें जैसे ही सारांश ने कबूला, उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश की टीम उसे लेकर के इंडो नेपाल बॉर्डर पे आई और लड़की इंडो नेपाल बॉर्डर पे आई और उसे अर्चना को काठमांडू जाकर के सकुशल बरामद किया गया और वापस उसे इंडिया लेकर के आई। उसके बाद उसे भोपाल लेकर के गई। भोपाल में पूछताछ के बाद अर्चना के घर वालों को बुला करके अर्चना को सौंप दिया गया। और तो दोस्तों ये रही आज की सच्ची घटना। उम्मीद है कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध, कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ करना न भूलें ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे। हम आपके लिए इसी तरह से सच्ची घटना पर आधारित वीडियो बना करके लाते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।